नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं नेहा आपके साथ। इसी के साथ बुलेटिन का करते हैं आगाज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात हुई है और उन्हें छत्तीसगढ़ की परिस्थिति से अवगत कराया गया है। 25 जून 1975 को आपातकाल लागू हुआ था और जितने भी गैर कांग्रेसी नेता थे सबको जेल में डाला गया था। लोकतंत्र की हत्या थी और काला दिवस था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात किए हैं और छत्तीसगढ़ की परिस्थिति से उनको अवगत कराए हैं। और जो विकास के मुद्दे थे कई सारे छत्तीसगढ़ को, हाँ, सबसे अवगत कराए हैं उनको जी। आज लोकतंत्र का काला दिवस भी आप लोग मना रहे हैं। लोकतंत्र पे इमरजेंसी का 50 साल पूरे हो रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहना है? हाँ, 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू हुआ था और जितने भी गैर कांग्रेसी नेता थे सबको जेल के अंदर डाल दिया गया था। 19 महीना जेल काटे, कई लोगों का परिवार बर्बाद हो गया और निश्चित रूप से वो लोकतंत्र की हत्या थी, काला दिवस था। और भारतीय जनता पार्टी यादगार में 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाती है। सर, आज स्पीकर के लिए पहली बार चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का स्पीकर पहले होता था लेकिन कांग्रेस इस बार उम्मीदवार उतार दिए, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब कल हो जाएगा चुनाव स्पीकर का। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज मैंने सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और उन्हें एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत के लिए निमंत्रित किया है। हम कोशिश करेंगे कि जब भी वे एमपी में आए तो हम वहां 5.5 करोड़ पेड़ लगाकर प्रधानमंत्री के सपने को साकार करें। आज मैं दिल्ली के प्रवास में अपने कई सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय के माननीय मंत्रीगणों से मुलाकात की। मैं सबसे पहले गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी से मिला हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वो लगातार मध्य प्रदेश के विकास में सहयोग करते रहते हैं और उनको मैंने हमारे अपनी मां के नाम के पेड़ के बड़े अभियान के शुरुआत के लिए निमंत्रण दिया है और उनने हाँ भी की है। हम कोशिश करेंगे कि वो मध्य प्रदेश में जब आएँ तो लगभग 5.5 करोड़ पेड़ों का हम अपने एक पेड़ अपनी मां के नाम के अभियान के माननीय प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। 51 लाख पेड़ हम सबसे पहले इंदौर जिले में लगाने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि ऐसे और अच्छे कामों को लगातार हाथ में लेते आगे बढ़ें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का पीएम बनने पर बधाई दी। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री को अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसका निर्माण राज्य नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है, जिसे 1 नवंबर को राज्य की जनता को समर्पित किया जाएगा। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रीगण वहन करेंगे और अपना इनकम टैक्स बताएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रियों के इनकम टैक्स वहन करने से शासन पर वित्तीय भार नहीं आएगा। आज कैबिनेट की बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए, जिन निर्णयों के माध्यम से हमारे अपने उत्तरदायित्व का भी निर्धारण होता है, साथ साथ प्रदेश की प्रगति के लिए दूरगामी दृष्टि से उन निर्णयों का बड़ा महत्व है। जैसे एक निर्णय हमने किया कि हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे, वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। तो आयकर की दृष्टि से 1972 का एक नियम था जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदीय सचिव तक का भी सारा व्यय राज्य सरकार के खाते में जाता था। उनके छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि 50 साल पहले इंदिरा गांधी ने जिन परिस्थितियों में आपातकालीन लागू किया वे इतिहास में दर्ज है। इंदिरा गांधी में साहस था, उन्होंने घोषित आपातकाल लगाया था। देश में 10 साल अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। किसान शहीद हो रहे हैं, मीडिया को दबाया गया है, विपक्ष के लोग अगर सवाल करते हैं तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है। विभिन्न मामलों में जबरदस्ती फंसाया भी जा रहा है। 50 साल पहले इंदिरा जी ने जिन परिस्थितियों में लागू किया, पूरे देश इतिहास में सारी चीज़ें दर्ज है और उसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा।
लेकिन इंदिरा जी में साहस थे, उन्होंने घोषित आपातकाल लगाया था। और अभी 10 साल से देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। किसान शहीद हो रहे हैं, उसको कोई लेना देना नहीं सरकार को। मीडिया को बिल्कुल दबा के रख दिया गया है। विपक्ष के लोग यदि सवाल करते हैं तो जेल भेज दिया जाता है। विभिन्न मामलों में ज़बरदस्ती फंसा दे रहे हैं। तो ये सारी बातें स्पष्ट कर रही है कि ये अघोषित आपातकाल बहुत खतरनाक है। और यदि प्रजातंत्र में मोदी जी का विश्वास होता तो फिर कांग्रेस के जो बैंक खाते हैं उसे सीज नहीं करते। तो ये स्थिति पूरे देश में है और उसके बावजूद भी लोगों में जनतंत्र के प्रति, लोकतंत्र के प्रति अगाध विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। और इस कारण से मोदी जी संविधान को छूने की बात कर रहे हैं, बदलने की बात कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। 3 काले कानून, अभी जिस प्रकार से आईपीसी सीआरपीसी में बदलाव किया, जिस प्रकार से लोकसभा के 147 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, एक दिन में 78 सांसद निलंबित कर दिए, ये क्या है? तानाशाही नहीं और क्या है? ये अघोषित जो तानाशाही चल रहा है खत्म होना चाहिए। आपातकाल की बरसी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आपातकाल का दौर लोकतंत्र पर बहुत बड़ा धब्बा है। यह ऐसा समय है जिस देश आज भी याद करके सिहर उठता है। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। आपातकाल में कई परिवार तबाह हो गए। बीजेपी ने संविधान की रक्षा को अपनी निष्ठा माना है। बीजेपी के सारे नेता जेल गए। लोकतंत्र के उस काले कार्यकाल के लिए ये सारे लोग जवाबदार हैं जो आज नकली संविधान लेकर एक तरह से आडंबर रच रहे हैं। श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है आपातकाल का दौर। और ये ऐसा काला समय है जिस समय को पूरा देश आज भी याद करके सिहर उठता है। कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए। आपातकाल उनके द्वारा की गई जो आजातियाँ हैं, जिस प्रकार के जख्म उनने दिए, कई परिवार तबाह हो गए, कई प्रकार से कष्टों के कारण से वो दौर बहुत खराब माना गया है। और भारतीय जनता पार्टी तो उस मामले में एक तरह से इतनी ज़्यादा संविधान को प्रति अपनी निष्ठा बताते हुए, जिस पार्टी ने अपना जनसंघ का अस्तित्व समाप्त करके केवल आपातकाल के विरोध के कारण से और खास करके लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए अपने सारे नेता जेल गए, सबको समेकित रूप से सरकार के सभी दमन के खिलाफ हिम्मत से लड़ने की हिम्मत दिलाई और सब जेल में भी वो यातना सहन करके अपने लिए वो लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का जो भाजपा का संघर्ष है वो सदैव स्मरणीय रहेगा। मैं मान के चलता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कल कहा वो अक्षर से सत्य है कि अब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में न केवल संविधान की रक्षा बल्कि आने वाले समय में उस काले अतीत को दोबारा कभी जीवन में भारत में लागू नहीं कर पाए, ऐसा अनुकूल माहौल माननीय प्रधानमंत्री बना रहे हैं। लोकतंत्र के उस काले कार्यकाल के लिए ये सारे के सारे लोग जवाबदार हैं जो आज नकली संविधान हाथ में लेकर के एक तरह से अपनी आडंबर रच रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है, जनता इनकी नकलीपन को जानती है। ये वही परिवार है जिसने सदैव संविधान में 100 से ज़्यादा संशोधन अगर किसी ने किए हैं तो इनकी पार्टी के लोगों ने किए हैं और उनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किए। यहाँ तक कि भारत रत्न भी दिलवाना तो इनने स्वयं को दिलवा लिया। ये वो लोग हैं जो संविधान की कितनी धज्जियाँ उड़ा सकते, वो सब धज्जियाँ उड़ाते हैं। लेकिन मुझे गर्व है कि भारत का लोकतंत्र आज गर्व से दुनिया के सामने पूरी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ अपनी एक विशेष पहचान बनाने में सार्थक सिद्ध हो रहा है। मेरी अपनी ओर से लोकतंत्र के इस काले पर्व पर संघर्ष करने वाले सभी बंधुओं का और जो दिवंगत हो उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि भी है और उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र इन सब अनुभव के आधार पर जीवन भर संविधान की रक्षा करते हुए अपनी यात्रा निर्बाध गति से आगे बढ़ाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री से खजुराहो में सैनिक स्कूल खोलने की मांग की।
केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि आज 25 जून को आपातकाल की वर्षगांठ है। आज उस काले दिन को हमें मद्देनजर रखना चाहिए ताकि भविष्य में कभी भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो पाए। देश में प्रजातंत्र स्वस्थ मजबूत रहे। देश का संविधान बीजेपी एनडीए सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जून आपातकाल की भी वर्षगांठ 49 साल पहले जिन तत्वों ने अपनी ही विचारधारा के लिए, अपनी ही कुर्सी को बचाने के लिए संपूर्ण देश की 70-80 करोड़ तत्कालीन जनता का गला घोटने का कार्य किया। आज उस कालखंड को भी हमें मद्देनजर रखते हुए, याद रखते हुए, ताकि कभी भी भारत के भविष्य में ऐसे समय का पुनरावृत्ति न हो पाए। प्रतिज्ञा और संकल्प हमें लेना होगा। देश में प्रजातंत्र स्वस्थ रहे, मजबूत रहे। देश का संविधान हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए सरकार के एक ग्रंथ के रूप में उसकी रोज पूजा करके देश का निर्माण उसी के अधीन हो, यही हमारी एमपी में 25 जून से 31 अगस्त तक चलने वाले दस्तक स्टॉप डायरिया कैंपेन अभियान की शुरुआत हुई। उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला ने इस अभियान को शुरुआत करते हुए कहा कि अभियान के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी कार्यकर्ताओं की संयुक्त टीम 5 वर्ष तक के बच्चों को घर घर जाकर उन स्वास्थ्य संबंधित जांच और उपचार करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले ताकि बच्चों को गंभीर बीमारियों से होने वाले परिणामों से बचाया जा सके। में जो एक वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर उमरिया जिले की, देखिए ये बात मुझे आपके द्वारा ही संज्ञान में लाई गई है। जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर ड्रग नकली ड्रग और प्रदेश में बहुत हो रही है ना, बिल्कुल। देखिए हमारा प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और यदि आपके पास कोई स्पेसिफिक सूचना हो तो आप हमें दीजिए, तत्काल कार्रवाई कराएंगे। और ऐसे आदमी किसी भी ने भी यदि नकली कोई भी खाने का पदार्थ हो चाहे दवाई हो ऐसा बनाने की कोशिश की, उसको इस प्रदेश में रहने की जगह नहीं मिलेगी और उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर आज इस अभियान का शुरुआत हो रहा है, क्या करेंगे? बिल्कुल, अभी अभियान का शुभारंभ हो जाए। मैं समस्त चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रदेशवासियों से निवेदन करता हूं कि नवजात से लेकर 5 वर्ष की आयु तक के जो शिशु हैं, बालक हैं, उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आज दस्तक अभियान प्रारंभ हो रहा है। स्टॉप डायरिया एक अभियान शुरू हो रहा है। तो हमारे आशा, आंगनवाड़ी तथा एएनएम कार्यकर्ता प्रत्येक घर में जाने वाली हैं। तो मैं अपने प्रदेशवासियों से निवेदन करता हूं, उनको पूरा सहयोग दें। उनको जिस तरह हम अतिथि का स्वागत करते हैं उस तरह उनका स्वागत करें, क्योंकि वो अपने बच्चों की देखभाल के लिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आपके परिवार में आ रही हैं। तो उन्हें सहयोग प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो नौनिहाल हैं, जो देश का भविष्य हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज का जो कार्यक्रम है वो दस्तक अभियान, इसको नाम दिया गया है। ये 25 जून से लेके और 31 अगस्त तक ये अभियान चलेगा, लगभग 2 महीने। और उसमें प्रदेश के गांव-गांव में जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है, जो महिला बाल विकास का है, वो उन घरों में जाएगा जहां 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं। उनकी जांच होगी, उनमें किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है और उनकी जांच के बाद उनको उस प्रकार की दवाइयाँ देंगे, उनको सुझाव देंगे जिससे बच्चों को हम स्वस्थ रखें और यही बच्चे फिर भविष्य में मजबूत नागरिक के रूप में जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शुरू के इन 5 वर्षों में उनकी देखरेख हो। इसी पवित्र उद्देश्य को लेके ये दस्तक अभियान का शुभारंभ आज हो रहा है।
मध्य प्रदेश सरकार अब मंत्रियों का इनकम टैक्स नहीं जमा करेगी। इसका भुगतान अब खुद मंत्रियों को करना होगा। बता दें कि सरकार ने 1972 का ये नियम बदल दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका सुझाव रखा है, जिस पर सभी ने सहमति भी दी है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि शहीदों के माता पिता को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब जो भी सहायता राशि शहीद को दी जाती है उसकी 50% माता पिता को भी दी जाएगी। और संविधान की दुहाई देने वाले लोगों ने आज से 50 वर्ष पहले आपातकाल लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। आज वो लोग संविधान की प्रतियां लेकर पार्लियामेंट में हैं। स्वतंत्रता के बाद पहली बार सारे देश को जेल बनाने वाले लोग आज संविधान की प्रतियां लेकर चल रहे हैं। आज की कैबिनेट की बैठक के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बात का स्मरण कराते हुए ये सब लोग जो संविधान का राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं उनकी निंदा की है। और जिन लोगों ने आपातकाल लगाया था उस आपातकाल के कारण कई लोग एक तरीके से बर्बाद हो गए, जिनको कि मैं भी प्रत्यक्ष रूप से जानता हूं, मोहन जी भी प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं कि उनके परिवार के लोग जेल में चले गए, बिजनेस खत्म हो गए, किसी की माताजी का निधन हो गया, किसी के पिताजी का निधन हो गया, वो अपने कंधा नहीं दे पाए। वो ऐसी परिस्थिति में उन सब के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहानुभूति प्रकट की है और आपातकाल लगाने वालों की निंदा की है। दूसरा, आज लोकसभा अध्यक्ष के लिए ओम बिरला जी को एक बार फिर से पार्टी ने फॉर्म भरवाया है। मंत्रिमंडल ने उन्हें बधाई दी। देश भर की तरह इंदौर की फिटजी कोचिंग क्लासेज बंद हो गई है। जी सहित अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले इंदौर के 3 कोचिंग सेंटर बंद होने से स्टूडेंट का भविष्य अंधकार में हो गया है, क्योंकि स्टूडेंट द्वारा 2 लाख एडवांस देकर कोचिंग क्लासेज में एडमिशन किया गया था। अचानक कोचिंग क्लास के जिम्मेदार क्लासेस नहीं लग रहे हैं। अब जब उनसे सवाल कर रहे हैं तो वे फंड मैनेजमेंट गड़बड़ाने की बात कर रहे हैं। इस मामले में इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने जल्द स्टूडेंट की समस्या के समाधान का सुनवाई में भरोसा दिलाया है। फिटजी से रिलेटेड है। फिटजी एक इंस्टीट्यूट है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, ठीक है। हम लोगों ने अपने बच्चे को यहाँ पे फिटजी में एडमिशन दिलाया और हमें ये जो था फिटजी, ये जेई के लिए हमने अपने बच्चों को किया कि बच्चे हमारे जेई में जाएंगे। उनका मेडिकेट प्लस जेई के साथ कोलैबोरेशन था जो फिटजी की उन्होंने हमें अप्रोच किया। हम लोगों ने वहाँ पे फीस पे की। जून में हमारी पूरी इंस्टॉलमेंट कट हो गई जो 3 इंस्टॉलमेंट थी। आफ्टर डेट क्या हुआ कि 13 से बच्चों को ये आ गया कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है फिटजी में। अंदर ही अंदर जिससे बात करने जा रहे हैं कोई हमको रिस्पॉन्स दे नहीं रहा है। क्लासेस में जाते हैं बच्चों से मिलने या पेरेंट्स टीचर से मिलने, तो टीचर्स भी अवेलेबल नहीं। वो लोग बोल रहे हैं कि टीचर्स को भी हम सैलरी उन्होंने दी नहीं है और टीचर्स वहाँ से रिजाइन करके जा चुके हैं। अब बच्चे जेई के लिए हैं तो स्कूल में पॉसिबल नहीं है हम बच्चों को पढ़ा सकें, क्योंकि बच्चों का अब आगे एजुकेशन है। अब क्या हो रहा है कि सर वहाँ पे जो भी है हम लोग उनसे डिमांड करें कि हमारी फीस रिटर्न कीजिए, जिससे हम हमारे बच्चों को दूसरे इंस्टीट्यूट में डालें। फिटजी में जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स आए थे और ऐसी शिकायत है कि 40-50 कम से कम ऐसे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं जिन्होंने फ़ीस जमा करी फिटजी में, लेकिन ना तो अब वहाँ पर उनकी क्लासेस लग रही हैं जहाँ पर फैकल्टी की कमी बताई जा रही है और ना ही उनके पैसे वापस दिए जा रहे हैं। बहुत ही गंभीर मामला है। इसमें अगले 2-3 दिनों में ही हम लोग अपनी टीम भेजकर वहाँ पर जांच कराएंगे और अगर शिकायत सही पाई गई तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और साथ में अगर क्लासेस नहीं होने वाली हैं तो पैसे वापस कराने की कार्रवाई भी कराई जाएगी। सर, एक नाइजीरियन नागरिक आए मानपुर में कोई ज़मीन का इशू, एक स्कूल चल रहा है जिसमें एक नाइजीरियन नागरिक है, वो भी उस स्कूल से जुड़े हुए हैं। तो उनका कहना है कि वहाँ के स्थानीय लोग
उनको परेशान कर रहे हैं। तत्काल ही एसडीएम को दूरभाष पर निर्देशित किया गया है। अगर ऐसी कोई भी समस्या होगी तो उसका निराकरण उनके द्वारा कराया जाएगा। नगर पंचायत पंखाजुर के नया बाजार में एक अज्ञात व्यक्ति के 100 मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृत व्यक्ति की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार मृत व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने दुकान के सामने देखा था, लेकिन मौत का कारण अब तक पता नहीं चल पाया। पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना के तत्वाधान में थाना परिसर अजयगढ़ में थाना प्रभारी बखत सिंह की उपस्थिति में जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें नशा मुक्ति, साइबर क्राइम, यातायात की सुरक्षा को लेकर विभिन्न जानकारियों को आए हुए समस्त ऑटो और ई रिक्शा चालकों को बताया गया। अपने उद्बोधन में थाना प्रभारी बखत सिंह ने कहा कि नशा से आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक 3 हानियां होती हैं। और थाना क्षेत्र के जितने भी ई रिक्शा चालक और टैक्सी चालक हैं, तो सबको हमने करीब 150-200 की तादाद में है, सबको आहूत किया है। सभी जो ऑनर हैं इनके और ड्राइवर हैं, इनको यातायात से संबंधित जानकारियां दी गई हैं, क्या क्या आपको रूल्स पालन करने हैं और कस्बा को कैसे सुंदर रखना है और एक उचित स्थान में लगा के। और इनको नशा मुक्ति संबंधी जानकारियां दी गई हैं कि आप एक जो वाहन चालक हैं, ड्राइवर हैं, ये नशे की हालत में, किसी भी प्रकार की नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएंगे और मोबाइल उपयोग करते वक्त भी वाहन नहीं चलाएंगे। और इनको साइबर क्राइम संबंधी बताया गया है कि जब भी आपके साथ कोई ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर फ्रॉड होता है तो आप 1930 पर 1930 पर कॉल करेंगे और उसमें जो कॉल पे शिकायत करके और लेकिन ये आप 2 घंटे के अंदर करेंगे। जब भी आपके साथ फ्रॉड होता है तो तत्काल ही 1930 पे कॉल करेंगे ताकि उससे अकाउंटों पे होल्ड लग सके। और इनको देखा जाए कि अब हम इनको जो ड्राइवर हैं, हमारा प्रयास है कि इनको निःशुल्क नेत्र से शिविर परीक्षण करवाएंगे, नेत्र परीक्षण करवाएंगे और हमारे थाने क्षेत्र के अंतर्गत जो वरिष्ठ नागरिक होंगे उनको भी इसमें शामिल करेंगे। घरघोड़ा के भेंगारी स्थित TRN एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के एस डाइक से फ्लाई ऐश उड़ने से भेंगारी ग्राम के निवासियों द्वारा 14 जून को चक्का जाम किया गया था, जिसके बाद रायगढ़ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रीय अधिकारियों के निर्देश पर टीम बनाकर जांच में अधिकारियों को ग्राम भेंगारी भेजा गया था। बता दें कि जांच के दौरान भेंगारी बस्ती का निरीक्षण किया गया, जहां घरों में फ्लाई ऐश का जमाव पाया गया, जिसके बाद TRN प्लांट के एस डाइक का निरीक्षण किया गया, जहां फ्यूजिटिव डेस्ट नियंत्रण हेतु डाइक में जल का अभाव पाया गया। हम लोगों ने जब इंस्पेक्शन में पाया गया, सबसे पहले तो गांव का इंस्पेक्शन किया गया, जहां वहाँ थोड़ा बहुत फ्लाई मात्रा में फ्लाई ऐश का छतों और आंगन में जमाव पाया गया। तदुपरांत हम लोगों ने एस डाइक में जाके देखा। एस डाइक पर कुछ जगहों पे शुष्क रूप में फ्लाई ऐश का जमाव होना पाया गया, शुष्क फ्लाई ऐश जो कि गीला नहीं था। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि 1 दिन पहले जो आंधी तूफान आया है उसमें वो फ्लाई ऐश गाँव की तरफ उनका बहाव हो सकता है। इस संबंध में हम लोगों ने उद्योग को दिनांक 20 जून को 31 धारा 31 एयर पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट के तहत नोटिस सर्व किया है और उनको 15 दिनों का समय दिया है ताकि वो एस डाइक में ऊपर शुष्क फ्लाई ऐश को गीला कर सके, स्प्रिंकलर का अरेंजमेंट कर सके। इसके तहत 15 दिन के बाद हम पुनः इंस्पेक्शन करके ये देखेंगे कि उन्होंने कितना करेक्टिव मेजर्स पे ध्यान दिया और कितना करेक्टिव मेजर किया होगा। बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में कोतरा रोड पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की 7 बाइक सहित गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एसपी दिव्यांग पटेल ने बढ़ती बाइक चोरी की घटनाओं के मद्देनजर स्टाफ को कड़े निर्देश दे रखे थे, जिसके बाद एडिशनल एसपी आकाश बरकाम ने मुखबिरों का जाल बिछाकर कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बाइक चोरी की घटना सामने आई। घटना होने पर जो है उस पर
धारा 379 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना के जब CCTV फुटेज खंगाला गया और क्या बोलते हैं उसको और अग्रिम विवेचना की गई और अपने जो मुखबिर हैं मुखबिरों को सक्रिय किया गया, तो CCTV फुटेज और मुखबिर से एक राकेश कुमार चंद्रा करके व्यक्ति की जानकारी मिली, जिसके पास मोटरसाइकिल होने की सूचना पर जो तस्दीक किया गया और जाके तस्दीक किए तो उसके पास से 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई। उससे पूछताछ पे उसके द्वारा जो उसका साथी है अखिलेश कश्यप करके, उसके साथ उसने चोरी करना कबूल किया। अग्रिम विवेचना पर उसके द्वारा ये भी बताया गया कि उसका चाचा है मनोज चंद्रा, जो पूर्व में बोलेरो वाहन चोरी में भी उसके खिलाफ जो है 379 के मामले में चालान पुटअप किया गया है। उसके साथ उसके द्वारा उसको खपाना कबूल किया गया। तो इस पर से इन तीनों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर इनके द्वारा कुल 7 मोटरसाइकिल बरामद कराया गया, जिस पर से इनका कृत्य अपराध अंधार सदर का पाए जाने पर इनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में रिमांड हेतु पेश किया जा रहा है। सर, ये 7 बाइक हमारे रायगढ़ जिले के हैं कि अदर जिले के भी हैं जो गिरफ्तार हुए? ये जो 7 बाइक है ये क्या बोलते हमारे जिले से संबंधित है। आरोपी पूर्व किसी चोरी में संलिप्त? आप बताया ना कि मनोज कुमार चंद्रा जो है वो पूर्व में जो बोलेरो वाहन चोरी में इसके खिलाफ चालान पेश किया गया। सर, जैसा कि जांच चल रही है कि यदि और भी